स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो नई वाली है उसको अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके अपने अब तक इंट्रोडक्टरी चैप्टर को पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 कृषि को पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं स्वास्थ्य और कल्याण। आज अपने चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है वो शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था इस चैप्टर का टाइटल है। लेकिन इससे पहले आज एक न्यूज आई है दैनिक भास्कर के अंदर, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। बहुत सारे लोग अब डाउट में हैं कि नया वाला पढ़ना है या पुराना वाला पढ़ना है, तो मैं वो क्लियर कर दूं आपको, ठीक है ना। देखो भाई, आज न्यूज आई है दैनिक भास्कर के अंदर कि जो एसआई एग्जाम जो 5 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। इसके जो पेपर है वो बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके पेपर जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं, आज की न्यूज है। तो अगर पेपर बन के तैयार हो चुके हैं, इसका मतलब 10-12 दिन पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा, है ना। और आज तो 15 फरवरी है। इसका मीनिंग है कि फरवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी के एंड में पेपर बन चुके हैं। तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि एक तो करंट अफेयर्स जो है वो आपका वो जनवरी तक का ही आएगा, फरवरी का नहीं आएगा, ठीक है ना, मार्च का आएगा। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि इको सर्वे जो है वो पुराने वाला ही आएगा, नए वाला नहीं आएगा। सिंपल, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो राजस्थान का हो, दोनों ही इको सर्वे पुराने वाले आएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे फिर ठीक है हम क्लासेस लेना बंद कर देते हैं, ये जो आप नया वाला कंटेंट दे रहे हो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ बारीकियां समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं, इसमें सारा आपका ही लाभ है, ठीक है। और मैं तो ये न्यूज भी नहीं बताता आपको अगर मेरा लाभ करना होता मुझे तो, ठीक है। ठीक है, तो अब अपने मैं आपको इसमें समझाता हूं कि नया और पुराना में क्या डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर आप पुराना पढ़ रहे हो तो पुराना देखो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, है ना। और नई वाली है 25-26 की। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि जो नया वाला है उसके अंदर वर्ष 2025 का पूरा सर्वेक्षण हुआ है और इसमें हुआ है 2024 का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2024 का सर्वेक्षण हुआ है, प्लस आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा 2025 का पूरा, तब जाकर आप पुराने वाले सर्वे को कंप्लीट मानोगे। समझ रहे हो। अगर आपने पुराना सर्वे पढ़ लिया है तो ये आप इकोनॉमी के पूरे प्रश्न नहीं करोगे, उसमें अगर आप करंट अफेयर्स 2025 को ऐड करोगे तभी कर पाओगे। लेकिन जो नया वाला सर्वे है उसके अंदर ऑलरेडी 2025 का करंट अफेयर्स एडेड है, जो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूं कि जो नया सर्वे आता है उसमें कुछ नया कुछ भी नहीं होता है। इकोनॉमी का जितना भी करंट अफेयर्स होता है वो ऐड हो जाता है उस साल का, ठीक है। तो जो नया सर्वे अब अपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपका पुराना सर्वे तो है ही, साथ में 2025 का करंट अफेयर्स भी है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो हमने सूजस से पढ़ लिया है या मैगजीन्स में राजस्थान का पढ़ लिया है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि ये जो करंट अफेयर्स इसमें इकोनॉमी का ऐड होता है ये सूचस में नहीं मिलता बहुत बार, ठीक है ना। और ये आपको बहुत सारी अलग अलग जो साइट्स हैं गवर्नमेंट की वहां से लिया जाता है सर्वे, वहां से तैयार होता है, ठीक है। तो नया वाला सर्वे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपका पुराना तो होगा ही होगा कवर, उसके साथ में आपको 2025 का करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी का है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। और प्लस आगे आपके आरएस प्री एलडीसी वीडियो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और इवन इसके अंदर मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं। हाँ, अब एक इश्यू आएगा आंकड़ों का, ठीक है। आंकड़ों का एक इश्यू आएगा, सिर्फ आंकड़े जो हैं वो पुराने वाले आपको पढ़ने हैं, नए वाले आंकड़े नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एसआई के लिए, अगले एग्जाम्स के लिए, आरएस प्री इन सब के लिए तो आंकड़े नए ही लगेंगे, पुराने वालों का कोई रोल नहीं। लेकिन एसआई के लिए सिर्फ आंकड़े पुराने पढ़ने हैं। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, एक क्लास में जितने भी आंकड़े हैं 2024-25 वाले पुराने वाले सर्वे के, वो एक ही क्लास में निपटा देंगे सारे, ठीक है। सारे के सारे आंकड़े एक ही क्लास में निपटा देंगे। उसका पार्ट 1 तो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, पार्ट 1 तो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये देखो यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ से देख लो उसको, ठीक है ना। तो आंकड़े तो अपने एक ही क्लास में कंपाइल करके डाल देंगे, उसकी एक डेमो क्लास आपको मैंने बताई दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। इसका मीनिंग यही है कि नया वाला ही पढ़ना है, ठीक है। पुराना पुराना आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, प्लस 2025 का करंट भी पढ़ना पड़ेगा साथ में। तो उससे बेटर क्या है, नया वाला सर्वे पढ़ लो ताकि पुराना वाला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने आज मेन
थर्ड चैप्टर के ऊपर जो है शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो आप सबको पता है पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपके जो ऑफिशियल इको सर्वे का डॉक्यूमेंट है वहां से लिया गया है, ठीक है ना। ये रहा वो चैप्टर, यहाँ से पूरा का पूरा इसको अपने पैराग्राफ फॉर्म में सारा का सारा कंटेंट इसमें दिया होता है, जिसको अपने चेंज कर देते हैं बुलेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना, और टेबल फॉर्मेट में, इस प्रकार से। ये आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजों पर अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि राजस्थान के अंदर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र क्या है, ठीक है ना, और उन्हीं को अपने फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे स्कूली शिक्षा है, समग्र शिक्षा है, अच्छा स्कूली शिक्षा में दोनों ही आ जाएगी फिर, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। समग्र शिक्षा के बारे में बात करेंगे, होलिस्टिक जो एजुकेशन है उसको लेकर बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। साक्षरता और सतत शिक्षा, इसके अलावा उच्च शिक्षा पर बात करेंगे, हायर एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इन सारे बिंदुओं पर अपने बात करने वाले हैं। यही राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो विकसित राजस्थान संकल्प है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसके अंदर 13 क्षेत्र थे, वही सर्वे के 13 चैप्टर है। तो इसका जो तीसरा क्षेत्र है वो है शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर विकसित राजस्थान संकल्प में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको लेकर अपने बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा के अंदर आप जानते हो 1ली से 8वीं, ठीक है ना, और जिसमें 2 भागों में इसको आप बांट सकते हो, 1ली से 5वीं प्राथमिक शिक्षा और 6ठी से 8वीं उच्च प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। उसके बाद में आपकी माध्यमिक शिक्षा 9वीं से 10वीं की, और उसके बाद में आपकी आएगी उच्च माध्यमिक शिक्षा 11वीं से 12वीं की, ठीक है। फिर बात करेंगे अपने इसके अंदर समग्र शिक्षा, इसमें माइनस कर दिया, समग्र शिक्षा भी एक प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा का राजस्थान में, ठीक है। समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। साक्षरता और सतत शिक्षा पर अपने बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा, ये 2 ही टॉपिक बड़े हैं, बाकी तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके अलावा अपने बात करेंगे साक्षरता और सतत शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा पर, कॉलेज एजुकेशन जो है उस पर, तकनीकी शिक्षा पर बात करेंगे, कितने कॉलेज वगैरह हैं, चिकित्सा शिक्षा को लेकर अपने बात करेंगे, संस्कृत शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय शिक्षा पर बात करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर अपने बात करेंगे, ठीक है ना, डीएसटी। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर विकसित राजस्थान जो 2047 का संकल्प है, उसके अंदर शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या क्षेत्र हैं प्रमुख और किन बिंदुओं पर काम किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान के अंदर विद्यार्थी केंद्रित समावेशी प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण प्रणाली जो है वो होगी, ठीक है ना। 2047 तक राजस्थान के अंदर एक ऐसी शिक्षण प्रणाली होगी जो विद्यार्थी केंद्रित होगी, समावेशी होगी और प्रौद्योगिकी से संचालित होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर होगा तो प्रौद्योगिकी संचालित तो होगी होगी, जिससे क्या होगा, पहुंच, समानता और उत्कृष्टता जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि हर तबके को जो है वो शिक्षा पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो स्कूल और तकनीकी शिक्षा है वो क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और बहुविषयी शिक्षण को बढ़ावा देगी, ठीक है ना। क्रिटिकल स्कूल शिक्षा है और जो तकनीकी शिक्षा है उसके अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि क्रिएटिविटी पर काम किया जाएगा। इसके अलावा जो संस्कृत है उसको आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे कि सांस्कृतिक विरासत जो है वो भी संरक्षित रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नया दौर आ गया तो पुरानों को भूल जाएंगे। जो संस्कृत है उसको आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे कि सांस्कृतिक विरासत जो है वो संरक्षित होगी। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो विकसित किया जाएगा, जिसके अंदर फन लर्निंग हो गया है ना, मजे मजे में सीखना चीजों को, अनुसंधान और नवाचार जो है उस पर बल दिया जाएगा, जिससे राजस्थान जो है वो वैश्विक मानकों के अनुरूप ज्ञान, अत्याधुनिक अनुसंधान और परिवर्तनकारी शिक्षा का केंद्र बनेगा, ठीक है। तो इन सेक्टर्स पे अपने बात करेंगे 2047 तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले बात की जाएगी समावेशिता को
बढ़ावा देने के लिए समावेशी और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पर वर्क किया जाएगा और समावेशी शिक्षा यानी सबको इसमें भागीदारी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षक, तो शिक्षक का सशक्तिकरण किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो काम किया जाएगा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी का दौर है तो डिजिटल रूपांतरण, ठीक है ना। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है करियर और कौशल विकास, ये तो सबके लिए जरूरी होता ही है। तो शिक्षा के अंदर करियर और कौशल विकास जो है, स्किल डेवलपमेंट जो है, इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि वैश्विक पहुंच जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए शिक्षा की, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता, ये सेम ही है, समावेशी शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता जो है वो शिक्षा के अंदर कैसे सुनिश्चित हो। इसके अलावा अनुसंधान और नवाचार केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, है ना। उद्योग की सहायता ली जाएगी, अकादमिक सहयोग जो है, उद्योग अकादमिक सहयोग प्लस स्थिरता और आपदा तैयारी, इस पर भी काम किया जाएगा। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं विकसित राजस्थान संकल्प में शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर, ठीक है। तो टोटल 10 क्षेत्र हैं। अब अपने आगे बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले स्कूली शिक्षा के अंदर, स्कूली शिक्षा को लेकर सबसे पहले कुछ डेटा दे रखे हैं जो कोई काम के नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि राज्य के अंदर राजकीय प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक, प्राथमिक का मीनिंग है 1 से 5वीं तक के, उच्च प्राथमिक हो गए 6 से 8वीं तक के। तो ये कितने ऐसे स्कूल है राजस्थान के अंदर, तो ये लगभग 44,934, जिसको आप लगभग 45,000 मान सकते हो, ठीक है ना। क्या आपको याद करने? बिल्कुल भी नहीं याद करने, ऐसे घटिया डाटा याद नहीं करने होते, ठीक है ना। राज्य के अंदर कितने ऐसे राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, तो 45,000। फिर राज्य के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, तो ये आप सीधा याद कर लो कि ये 21,000 है। 45,000 मान लो आप राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय, और फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, उच्च माध्यमिक, ठीक है ना, वो कितने हैं, तो 20,000, 9वीं से 12वीं तक। उच्च माध्यमिक कितने हैं, 20,000, और प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कितने हैं, 45,000। राजकीय विद्यालयों में छात्रों का कुल नामांकन कितना हो रखा है, तो ये हो रखा है लगभग 73 लाख, 72.9 है, तो 73 लाख जो है वो छात्रों का कुल नामांकन हो रखा है। क्या ये तीनों फैक्ट काम के हैं, तो आई थिंक तीनों ही काम के नहीं है, आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए आपको, है ना। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं स्कूली शिक्षा जो है उसके सूचक क्या क्या है, कहां से इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे सकल नामांकन अनुपात, इसको सही कर लो आप, GER है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। अब इनमें भी बहुत सारे डाटा आएंगे, क्या याद करने हैं उस पर भी अपने बात करेंगे। सकल नामांकन अनुपात GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। पहला सूचक ये है कितना नामांकन हो चुका है। दूसरा है छात्र शिक्षक अनुपात, जिसको PTR बोलते हैं अपने, छात्र शिक्षक अनुपात। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक हैं, ठीक है। फिर संक्रमण दर आप ऐसे समझ लो कि 8वीं से 9वीं में कितने जा रहे हैं, 9वीं से 10वीं में कितने जा रहे हैं, 11वीं से 12वीं में कितने जा रहे हैं ना। संक्रमण दर का मीनिंग ये होता है कि उन छात्रों का अनुपात जो एक शैक्षिक स्तर के अंतिम ग्रेड से अगले स्तर के पहले ग्रेड में जो प्रवेश करते हैं, है ना, अंतिम से अगले के पहले में जो प्रवेश करते हैं उसको संक्रमण दर बोलते हैं। फिर अपने बात करेंगे ठहराव दर। ठहराव दर का मीनिंग है एक ही स्कूल में कितने पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 1 से 12वीं तक कोई एक ही स्कूल में पढ़ा है तो उसको बोलते हैं ठहराव दर, ठीक है ना। और पहली कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों के समूह का प्रतिशत जिनके उस स्तर की अंतिम कक्षा तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ठहराव दर। फिर ड्रॉप आउट कितने कर रहे हैं तो उसको ड्रॉप आउट दर से सूचित करेंगे अपने। तो ये प्रमुख सूचक है स्कूली शिक्षा के। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने इनके डेटाज को देखना है यहाँ पर। तो 2025-26 के डेटा तो कम ही देखने, अपने को ज्यादा डेटा देखने 2024-25 के। अब देखो यहाँ पर जो सर्वे पढ़ेंगे उसके अंदर तो अपने लेटेस्ट वाले डेटा ही पढ़ेंगे, लेकिन जो SI वाले स्टूडेंट है उनके लिए अलग से आंकड़ों की एक अलग क्लास अरेंज कर देंगे, ठीक है। उसमें पुराने वाले जितने भी आंकड़े हैं वो सारे एक क्लास में आ जाएंगे, और ये क्लासेस फिर आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें खिचड़ी नहीं बनाएंगे पुराने साथ में देकर, ठीक है। तो छात्र शिक्षक अनुपात,
कि अगर अपने बात करें, अच्छा एक चीज और है उसमें मैंने बताया नहीं आपको, बजट भी फिर पुराने वाला ही काम आएगा, नया वाला बजट आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। जो लोग आपको बजट पढ़ाए जा रहे हैं, एक भी बिंदु काम का नहीं है उसका, एक भी बिंदु आपके एग्जाम के लिए, एसआई के एग्जाम के लिए काम का नहीं है उसका। तो बजट मत पढ़ना, ठीक है, पुराना वाला ही पढ़ना। छात्र शिक्षक अनुपात, इसके दो आंकड़े हैं, एक 2025-26 का और एक 2000 ये उल्टा कर दिया क्या, 24-25 होना था, हाँ ये सेट कर लो इसको यहाँ पर, ये 24-25 है, 2024-25, ठीक है, 2024-25 है, 25-26 नहीं है, ठीक है, ये है 25-26 का। तो छात्र शिक्षक अनुपात के दो आंकड़े हैं, एक 2024-25 का है और एक 2025-26 का भी है। तो छात्र शिक्षक अनुपात मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। 2025-26 के अंदर इसका क्या आंकड़ा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वहां पर 13 छात्रों पर एक शिक्षक है, यानी 13:1 का अनुपात है। माध्यमिक शिक्षा के अंदर ये 18:1 है, यानी कि 18 छात्रों पर एक शिक्षक है माध्यमिक के अंदर, ठीक है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020, उसमें क्या सिफारिश की गई थी कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, तो वो था 30:1, यानी 30:1 का था। तो यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर 30:1 का जो है वो रिकमेंडेशन था। तो ये छात्र शिक्षक अनुपात है, तो आप इजीली याद कर सकते हो, है ना, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। 2025-26 का आंकड़ा है, ध्यान रखना। प्राथमिक शिक्षा के अंदर 13:1, माध्यमिक शिक्षा में 18:1 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही 30:1 की, ठीक है। अब अपने 2024-25 के आंकड़े देखने हैं सारे के सारे, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे कि सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, फिर छात्र शिक्षक अनुपात और एक ड्रॉप आउट दर, ये आंकड़े एक साथ देखेंगे, ठीक है ना, 2024-25 के। अच्छा ये आपको मेन जो ओरिजिनल वाला चैप्टर है सर्वे का, जहां से आप देख सकते हो, इसमें तो पैराग्राफ फॉर्म में चीजें लिखी है, प्लस में अलग अलग जगह पर लिखी हुई है चीजें, है ना। तो मैंने इनको कंपाइल करके एक ही जगह पर डाला है सबको, ठीक है। क्या ये आंकड़े याद करने हैं क्या, कुछ कुछ याद करने हैं, मोस्टली तो छोड़ने ही है। क्या क्या याद करने हैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सकल नामांकन अनुपात की सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं। तो इसमें अलग अलग, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए दे रखा है कि सकल नामांकन अनुपात GER जो है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, वो 88.3 है। फिर उच्च प्राथमिक जो है उसके लिए 92.1 दे रखा है। प्रारंभिक के अंदर फिर दोनों को कंपाइल कर दिया, पहली से 8वीं तक को, उसका टोटल मिलाकर 89.7 है, ठीक है। माध्यमिक का आपके दे रखा है 82.2 और उच्च माध्यमिक का दे रखा है 66.1। क्या ये याद करना है, देखो मैं बताता हूं आपको सिंपल। सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा सकल नामांकन अनुपात, ये याद करना आपको। सबसे ज्यादा सकल नामांकन अनुपात जो है वो है आपका उच्च प्राथमिक शिक्षा का। किसका है, उच्च प्राथमिक शिक्षा का। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा सकल नामांकन अनुपात किस में है, उच्च प्राथमिक शिक्षा में है, ठीक है ना, उच्च प्राथमिक शिक्षा में है, ये इतना याद करना। और कितना है, तो 92.1 है, ठीक है। फिर सबसे कम किसके अंदर है, सबसे कम है आपका उच्च माध्यमिक के अंदर, दोनों में ही उच्च आएगा, एक में सर्वाधिक है वो है उच्च प्राथमिक के अंदर। ऑब्वियसली यार, जो पहली से 5वीं तक वाले होंगे या 6ठी से 8वीं तक वाले होंगे वहीं पर नामांकन ज्यादा होगा, ठीक है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कॉन्वेंट में ही पढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक जो है 11वीं से 12वीं तक का, तो उसमें 66.1 का है सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, न्यूनतम है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, सर्वाधिक किसका है, उच्च प्राथमिक का है 92.1 और न्यूनतम किसका है, तो उच्च माध्यमिक का है 66.1, ठीक। अब इसके बाद एक अगला जो डेटा है वो GER वृद्धि दर है, इसको I से E कर लेना भाई, GER वृद्धि दर है, ठीक है ना। GER वृद्धि दर जो है सकल नामांकन अनुपात के अंदर वृद्धि दर कितनी रही गत वर्ष की तुलना में। तो इसमें काम की चीज तो यही है कि जो आपके उच्च, तीनों ही याद कर लेनी चाहिए। उच्च माध्यमिक जो है इसमें वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, ठीक है ना। सकल नामांकन अनुपात में सबसे कम सकल नामांकन अनुपात उच्च माध्यमिक का है, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि भी इसी में हुई है। कितनी हुई है, 4.1% की। और इनके डाटा नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना, प्रारंभिक के नहीं दे रखे, माध्यमिक के डेटा नहीं दे रखे। और एक जगह ऐसी भी है जहां पर इसमें कमी हुई है, वो है प्राथमिक।
कितनी 6.8% की कमी देखने को मिली है, और उच्च प्राथमिक की स्थिति है 1.2% वृद्धि दर रही है। ठीक है ना, तो ये वृद्धि दर के आंकड़े आपको याद करने चाहिए। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज्यादा उच्च माध्यमिक की रही है 4.1%, सिंपल। फिर अगर आपसे पूछे कि कमी कहां पर हुई है, तो कमी प्राथमिक के अंदर हुई है 6.8% की, खूब ही कमी हुई है। 1.2% की वृद्धि रही है उच्च प्राथमिक की। अब आते हैं छात्र शिक्षक अनुपात पर। तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है ये आपको समझना है 2024-25 का। 25-26 का तो मैंने आपको समझा दिया, ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात क्या है ना, ये रहा, ये मैंने आपको समझा दिया कि प्राथमिक शिक्षा का 13:1 है, माध्यमिक शिक्षा का 18:1 है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुशंसा थी 30:1 की। ठीक है, अब छात्र शिक्षक अनुपात 2024-25 में देख रहे हैं अपने, तो इसके अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंदर तो है 18। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में 18 है, और इसके बाद में जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है उसका है 11, उच्च प्राथमिक का है 12, और 15 है आपके उच्च माध्यमिक का। इसमें एक डेटा नहीं दे रखा, हाँ प्रारंभिक का नहीं दे रखा होगा। ठीक है, प्रारंभिक का डेटा नहीं दे रखा सर्वे में। तो ये बहुत सिंपल है, इसको याद करना, 18, 12, 11, 15 क्रम में याद कर लो। प्राथमिक का 18 है, उच्च प्राथमिक का 12 है, फिर माध्यमिक का 11 है, और उच्च माध्यमिक का 15 है ना, घटेगा फिर लास्ट में बढ़ेगा, 18, 12, 11, 15 है ना, ऐसे करना है इसको याद। तो बहुत सिंपल है, इजीली याद किया जा सकता है, इसमें कोई ट्रिक बनाने की भी नीड नहीं है। 18 प्राथमिक का है, 12 उच्च प्राथमिक का है, 11 आपके माध्यमिक का, और उच्च माध्यमिक का 15 है। ड्रॉप आउट दर की अगर अपने बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट दर इतना याद रख लेना कहां पर हुई है, माध्यमिक में हुई है। माध्यमिक शिक्षा में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट दर जो है वो देखने को मिली, और पूरा थला फॉर अ रीजन रहा है 7.7, दोनों साइड थला है। ठीक है ना, 7.7। अच्छा, थला फॉर रीजन लड़कियों को नहीं समझ आएगा ना, क्रिकेट का रेफरेंस है थोड़ा। हाँ, और ये भी याद कर लेना 3.6, 3.6 दोनों सेम डाटा है। प्राथमिक के अंदर भी ड्रॉप आउट दर सेम है, और उच्च प्राथमिक में भी सेम है, 3.6, 3.6। ठीक है, और 7.7 माध्यमिक के अंदर है ड्रॉप आउट दर सबसे ज्यादा, थला फॉर रीजन। तो ये आंकड़े थे आपको जिनकी अपने भूतनी बना दिए। ठीक है, उस सर्वे मेन चैप्टर से करोगे तो आपके दिमाग में, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स को मुझे रोकना पड़ता है यार। संक्रमण दर पर अपने बात करते हैं। ट्रांजिशन रेट कितनी रही, जो मैंने आपको बता दिया कि 8वीं के जो बालक हैं वो 9वीं में प्रवेश कर, उसी को बोलते हैं संक्रमण दर। ठीक है ना, 2024-25 के अंदर ये आंकड़ा कितना था संक्रमण दर का, तो इसमें सिंपल है, कक्षा 5 से 6 के अंदर 93.8, 8 से 9 के अंदर 90.2, 10 से 11 के अंदर 88.2। इसका सिंपल मीनिंग है, पांचवी का मीनिंग है प्राथमिक, तो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की संक्रमण दर क्या थी, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक की संक्रमण दर क्या थी, और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की संक्रमण दर क्या थी, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा संक्रमण दर, आप मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा संक्रमण दर, आप सब जानते हो कि कक्षा 10 से 11 तक जाते जाते बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है ना, कि 11वीं में हम साइंस लेंगे तो साइंस सरकारी स्कूलों में नहीं होते टीचर्स, तो हम तो प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन लेंगे। तो सबसे कम कहाँ की संक्रमण दर होगी, फिर सबसे कम संक्रमण दर होगी आपकी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा इसी की होगी। बच्चे 5वीं से 6ठी में तो एक ही स्कूल में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की संक्रमण दर सबसे ज्यादा है, 93.8 है। ठीक है, और मिड में जो है वो है उच्च प्राथमिक से माध्यमिक 90.2। तो ये आपसे क्रम पूछा जा सकता है, ये सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा आपके प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की है 93.8, फिर सबसे कम किसकी है, तो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की 88.2, और मिड में कौन है, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक 90.2। ठीक है, ये आंकड़े हैं। अब ठहराव दर कितनी है, ठहराव दर तो मैंने आपको समझा दिया, ठहराव दर इतना कोई खास आंकड़ा है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो ठहराव दर सबसे ज्यादा है प्राथमिक की। ठीक है ना, प्राथमिक की कक्षा 1 से 5 तक सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। ये सिर्फ कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपको डाटा याद करने की नीड नहीं है, सर्वाधिक कौन सी है, न्यूनतम कौन सी है, सिर्फ इतना याद रख लो। ठीक है ना, अब ठहराव दर सबसे ज्यादा स्टूडेंट 1ली से 5वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो ठहराव दर सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्राथमिक की होगी। सबसे कम किसकी है, तो माध्यमिक की।
पहली से लेकर 10वीं तक सॉरी माध्यमिक की नहीं, उच्च माध्यमिक की 51.9%, 51.9। अब इसके अंदर आप सिंपली जानते हो, जो मैं बार बार आपको एक ही एक चीज बता रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताओ, पहली से 5वीं तक तो आप एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन पहली से 12वीं तक आपके स्कूल चेंज हो गए होंगे, एटलीस्ट आप 2 स्कूलों में पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ठहराव दर जो है सबसे कम कहाँ की है, उच्च माध्यमिक की, और सबसे ज्यादा प्राथमिक की। बस इतना ही याद करना है। कितनी कितनी है तो नियर बाय डेटा याद रख लो कि 83.1 और इधर 51.9, बस ये बीच वाली छोड़ दो भले। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आंकड़े थे आपके जो अपने याद कर लें, बस इतने ही आंकड़े हैं इस चैप्टर के अंदर। अब सारी की सारी आगे क्या आएगी, योजनाएं आएगी, उनको पानी पी के निपटाते हैं फिर। आरएएस प्री के लिए वापस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब स्कूली शिक्षा के लिए जो प्रमुख पहले हैं उनको अपने पढ़ना है। सबसे पहली पहल है उत्कृष्ट विद्यालय योजना, कोई खास नहीं है। एक भाई बोल रहा था इंपॉर्टेंट बता देना, लो इंपॉर्टेंट बता दिया, कोई खास नहीं है, ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर संचालित एक जो प्राथमिक विद्यालय है या फिर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसको चयनित करके उसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिंपल सा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में से एक कोई पहली से 5वीं तक का स्कूल या फिर 6ठी से 8वीं तक के स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में जो है वो विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। अब कुल संचालित कितने ऐसे उत्कृष्ट विद्यालय हैं, तो 83-73, ठीक है। 15-75 प्राथमिक है, 67-98 उच्च प्राथमिक है, कोई खास डाटा नहीं है, पूरी योजना इंपॉर्टेंट नहीं है। 83-73 सीधा याद कर सकते हो, कितने उत्कृष्ट विद्यालय हैं, 83-73। अगली है छात्रवृत्ति योजना। किन किन को छात्रवृत्ति मिलती है स्कूलों में, आप जानते ही हो। जो जोखिम पूर्ण कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चे हैं, जैसे सफाई कर्मी हैं, उनके परिवार के बच्चे जो हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके अंदर आपको पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक दोनों छात्रवृत्तियां मिलती हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति भी है, जिसको देवनारायण गुरुकुल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। देवनारायण गुरुकुल, उसके लिए आपको विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति भी मिलती है अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 प्रमुख छात्रवृत्तियां हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को ही पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती है। और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी जो है, इसको पूर्व मैट्रिक कक्षा 9 और 10 के लिए जो है छात्रवृत्ति मिलती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये छात्रवृत्ति योजना काम की है क्या आपके एग्जाम के लिए, तो नहीं। अगली निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो है वो बांटी जाएगी सरकारी स्कूलों में, आप जानते ही हो। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना और सीखने में निरंतरता को बनाए रखना। उद्देश्य कोई काम का नहीं है, जब उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ना चीजें, तब आपके लिए उद्देश्य इतना कोई खास नहीं रहता। फिर बात करते हैं इसमें लाभार्थी कौन कौन है, किन को ये निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। तो सिर्फ सरकारी स्कूल के, राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अंदर अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को जो है वो निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। पहली से 8वीं तक वालों को तो सबको जो है निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी सरकारी स्कूलों के अंदर। लेकिन 9वीं से 12वीं तक का सीन ये है कि कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली सभी जो छात्राएं हैं और एससी और एसटी के विद्यार्थी हैं, उनको सिर्फ निशुल्क मिलेगी, अदर को नहीं मिलेगी किसी को भी। 9वीं से 12वीं तक के निशुल्क पाठ्य पुस्तकें किन किन को मिलेगी, एक तो सभी छात्राओं को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है वो निशुल्क मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा वे छात्र जिनके माता पिता जो है वो आयकर दाता नहीं है, उनको भी निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो है वो दी जाएगी। जिनके माता पिता जो है वो आयकर दाता नहीं है, इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उनको जो है निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी। वितरणकर्ता कौन है इसमें, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में वितरणकर्ता कौन है, तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर, ठीक है। वितरणकर्ता कौन है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसमें, ये तो आंकड़े थे, ठीक है।
समग्र पर पहुंच गए क्या? हाँ, यहाँ आंकड़े देखो नीचे दिए हुए थे, अपने उसको पहले लेकर आए हैं। कहाँ पे दिया हुआ है यार वो? छात्रवृत्तियां वगैरह ये कुछ भी आप इसमें यहीं पर लिखा हुआ है, सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये रहा उत्कृष्ट विद्यालय वाला, ठीक है ना। ये रहा छात्रवृत्तियों वाला, जिनको अपने बुलेट्स की फॉर्म में तोड़ा है पूरा का पूरा। ये देखो, ये रही योजना, ठीक है, इस रूप में लिखी हुई है पूरी की पूरी योजना, और आप इधर देखो इसको किस रूप में चेंज कर दिया आपने। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगली योजना है निशुल्क साइकिल वितरण योजना। निशुल्क साइकिल वितरण योजना, तो इसमें सिंपल है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्ग की जो स्कूली बालिकाएं हैं उनको साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी निशुल्क, ठीक है ना। कक्षा 9 के अंदर प्रवेश लेने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, उन सबको जो है वो निशुल्क साइकिल जो है वो इसमें दी जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट है ये योजना? नहीं। ऊपर वाली इंपॉर्टेंट थी क्या, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वाली? नहीं। बाल वाटिकाएं, बाल वाटिकाओं की बात करते हैं तो बाल वाटिकाएं जो है वो आपके जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है उनके अंदर पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं कक्षाएं जो है वो चलाई जाती है, ठीक है ना। और टोटल कितनी? 977। 977 अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनके अंदर पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं कक्षाएं जो है वो चलाई जा रही है। और वर्तमान में कितनी बाल वाटिकाएं संचालित है? 10-10, 10-10, है ना। 1010 जो है वो बाल वाटिकाएं वर्तमान में संचालित है। आपको याद होना चाहिए वर्तमान में कितनी बाल वाटिकाएं संचालित है? 1010। और 977 इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है उनके अंदर पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षाएं जो है वो चलाई जा रही है। इसके बाद महात्मा गांधी जो राजकीय विद्यालय है इंग्लिश मीडियम वाले, जो आप जानते हो अच्छे से, उनमें कितने विद्यार्थी नामांकित है, कुल कितने ऐसे स्कूल संचालित है, तो वो तो याद कर सकते हो, 37-37, ठीक है ना, 37-36। बाल वाटिकाएं कितनी है? 10-10। महात्मा गांधी स्कूल कितने हैं? 37-37। विद्यार्थी नामांकित कितने, ये छोड़ देना बोले। ज्ञान संकल्प पोर्टल हर साल पढ़ते हो आप सर्वे के अंदर। ज्ञान संकल्प पोर्टल नाम से स्पष्ट है, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ठीक है। किस काम के लिए, क्या उद्देश्य है इसका? तो भामाशाह जो होते हैं उनसे वो स्कूल के लिए जो दान करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। तो राजकीय विद्यालयों के लिए जो दानदाता है भामाशाह है, और जो सीएसआर एक्टिविटी के तहत कंपनियां दान करती है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके तहत जो कंपनियां जो है वो दान करती है विद्यालयों के अंदर विकास कार्यों को करवाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अनुमोदन प्रदान यहाँ पर किया जाता है ज्ञान संकल्प पोर्टल पर। इसका उद्देश्य वही हो गया फिर राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनका आधारभूत जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास कार्यों के माध्यम से वो मजबूत हो जाए। और इस पोर्टल की स्थापना किसने की है? तो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। आगे चलते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना पर। लाडो प्रोत्साहन, लाडो से स्पष्ट हो रहा है बालिकाओं के लिए योजना है और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है इसके तहत, ठीक है ना। अब लाडो, क्योंकि लाडो अपने छोटी बालिका को बोलते हैं, तो लाडो को तो हाथ में पैसे दे नहीं सकते, तो उनके अभिभावकों को ही देने पड़ेंगे, ठीक है ना। लाडो तो कहीं खो देगी पैसे। तो प्राप्तकर्ता कौन होते हैं इस योजना के तहत? प्रत्येक जो लाभार्थी बालिका होती है उसके माता पिता या जो अभिभावक होते हैं वो इसकी जो किस्त है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और कितनी राशि जो है वो लाडो को दी जाती है प्रोत्साहन के तौर पर? तो 1.5 लाख रुपए जो है वो लाडो को अधिकतम राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। अब एक साथ 1.5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं क्या? नहीं, एक साथ दे देंगे तो गड़बड़ है। 7 किस्तों के अंदर जो है वो इसका भुगतान होता है। फिर राशि का भुगतान जो है वो 7 किस्तों के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तीसरी से लेकर छठी किस्त है वो स्कूल शिक्षा विभाग देता है, और जो 7वीं किस्त है, क्योंकि लाडो तब तक बड़ी हो चुकी होती है और कॉलेज जाने लग जाती है, तो उसको उच्च शिक्षा विभाग उसकी 7वीं किस्त देता है, ठीक है ना। और तीसरी से छठी किस्त वही स्कूल शिक्षा विभाग ही देता है। तो ये सर्वे के अंदर लिखा हुआ है पूरा लाडो प्रोत्साहन योजना। सर्वे में तो प्रोत्साहन भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर प्राप्तकर्ता होते हैं लाभार्थी बालिका के माता पिता या अभिभावक। अधिकतम राशि कितनी? तो 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं 7 किस्तों के अंदर, जिसमें से तीसरी से लेकर छठी किस्त जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग देता है और 7वीं किस्त उच्च शिक्षा विभाग देता है जब लाडो कॉलेज जाने लग जाती है, ठीक है।
अगली योजना है मुख्यमंत्री संबल योजना। मुख्यमंत्री संबल योजना, संबल से ही आपको स्पष्ट हो जाना है, जिसमें संबल आ रहा है इसका मतलब समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए योजना चलाई गई होगी। तो इसमें जो विधवा और जो परित्यक्ता है महिलाएं हैं, जो निजी प्रशिक्षण संस्थान है, प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स है, उनके अंदर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जो 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन है, जिसको अपने डीएलईडी बोलते हैं, डीएलईडी है ना, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन है प्रारंभिक शिक्षा के अंदर निजी शिक्षण संस्थानों में, उसके लिए उनको 9,000 रुपए दिए जाते हैं। किनको? विधवा या परित्यक्ता महिला को। ठीक है ना, ये है मुख्यमंत्री संबल योजना। लाभार्थी कौन है? विधवा या परित्यक्ता। कितना शिक्षण शुल्क दिया जाता है? 9,000 रुपए। कहां पर? किस कोर्स के लिए? तो 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, जिसको डीईएलईडी बोलते हैं। ठीक है ना, कहां पर? निजी प्रशिक्षण संस्थानों में। ठीक है। अगला है प्रवाह कार्यक्रम। प्रवाह नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रवाह पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए एक एआई आधारित मौखिक पठन है। पूछा जा सकता है प्रवाह कार्यक्रम क्या है? तो पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए एआई आधारित जो मौखिक पठन है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रवाह। एआई बेस्ड एक आप ऐसा समझ लो जैसे आपको स्कूलों के अंदर खड़ा करके पढ़ाया जाता था, है ना, वही है ये एक टाइप से प्रवाह कार्यक्रम। तो पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए एआई आधारित मौखिक पठन है। फिर वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम। तो वीरगाथा से नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित गतिविधियों में इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम में छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित जो गतिविधियां होती है उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 1.53 करोड़ छात्रों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। ये भी डेटा याद कर सकते हो, हालांकि कोई काम का नहीं है। राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम जिसमें 1.53 करोड़ छात्रों ने भाग लिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना इंपॉर्टेंट है, हर साल सर्वे के अंदर होती है दीवी। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, नाम से स्पष्ट हो रहा है मदरसों का आधुनिकीकरण करना है। उद्देश्य क्या है? आधुनिकीकरण टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। उद्देश्य है कि जो पंजीकृत मदरसे हैं उनको डिजिटल और भौतिक संसाधनों से उन्नत करना। ठीक है ना, डिजिटल और जो भौतिक संसाधन है उनसे उनको उन्नत करना ताकि उनका आधुनिकीकरण हो सके। अब इसमें क्या क्या शामिल है? कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर और ई लर्निंग जो उपकरण है उनकी आपूर्ति जो है उन तक की जाए ताकि वो आधुनिकीकृत हो सके। अब इसके लिए कितनी सहायता राशि उनको प्रोवाइड करवाई जाती है? तो जो प्राथमिक स्तर के मदरसे हैं उनको 15 लाख रुपए और उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को दिए जाते हैं 25 लाख रुपए। सिंपल है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के जो मदरसे हैं उनको 15 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर के जो मदरसे हैं उनको 25 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। वित्त पोषण की अगर अपने बात करें तो इसमें राज्य सरकार और जो मदरसा प्रबंधन समिति है उसका रेशियो 90:10 का है। ठीक है, इन जनरल आप केंद्र राज्य का हिस्सेदारी देखोगे तो 60-40 होगी, और अगर राज्य सरकार और किसी और संस्था की भागीदारी देखोगे, चाहे आप जन भागीदारी ले लेना, वो गौशाला वाली जो योजना थी, तो उसमें 90:10 का ही रेशियो रहेगा। ठीक है ना, तो वित्त पोषण कितना है? राज्य सरकार और मदरसा प्रबंधन समिति, तो राज्य सरकार का 90 है और मदरसा प्रबंधन समिति का 10 है। ठीक है, आगे अपने बात करेंगे। ये स्कूली शिक्षा को अपने कंप्लीट कर लिया, जिसमें जो सूचक थे, जो आंकड़े थे, जो योजनाएं थी वो सारी पढ़ ली। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा की, होलिस्टिक एजुकेशन की। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समग्र शिक्षा जो योजना है ये क्या है। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब है केंद्र जो है इसके अंदर कुछ अमाउंट जो है वो पे करेगा, यानी कि केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी रहेगी इस योजना के अंदर। लेकिन अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है उसका मीनिंग होता है कि 100% जो है वो केंद्र ही देगा। ठीक है, 100% क्या है? केंद्र ही देगा इसके अंदर।
ओके, तो ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि जो प्री स्कूल है उससे लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों के लिए समावेशी, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना। ठीक है ना, प्री स्कूल से लेकर जो उच्च प्री स्कूल से लेकर जो उच्च माध्यमिक स्तर है उस तक सभी बच्चों के लिए समावेशी, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। नाम से स्पष्ट है, समग्र शिक्षा सभी को लेकर चलना है, प्री से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशिता, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, इसके अंदर किस दृष्टिकोण को अपनाया गया है? तो जो पूर्व नर्सरी है उससे कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जो है उसको अपनाया गया है, जो ऊपर अपने बात कर चुके हैं। किन किन योजनाओं को इसके लिए एकीकृत किया गया है? तो एक पहले कार्यक्रम चलता था सर्व शिक्षा अभियान, उसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जोड़ा गया है, प्लस शिक्षक शिक्षा से, है ना, इन तीन का एकीकरण किया गया है समग्र शिक्षा में। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं समग्र शिक्षा के। ये आप सीधे पढ़ सकते हो, इसमें इतना कोई नया नवेला कुछ भी नहीं है। सीखने के परिणामों में सुधार करना, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, समानता और न्यूनतम जो स्कूली मानक है उनको सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, आप लोग ये भी सोचते होंगे ना कि ये कैसा टीचर है, ये इसमें समझाता ही नहीं है सीखने के परिणाम में कैसे सुधार किया जाएगा। और टीचर्स तो बहुत सिखाते हैं हमें कि कैसे सीखने के परिणामों में एक्सप्लेन करते हैं, तो ध्यान रखना वो एक्सप्लेन किया आपके कभी काम नहीं आता। एग्जाम ओरिएंटेड आप वही चीज पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि आपका गोल ये नहीं है आपको ज्ञान प्राप्त करना, आपको पेपर पास करना है ना। आपका इतना ही गोल है, आपको पेपर पास करना। आप दिल से पूछ के देख लो आप खुद के, ये बोल बच्चन होते हैं मुख्य उद्देश्य। अगर इनमें से कोई काम का हुआ जो एग्जाम में आने लायक हुआ तो मैं ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन करके सारा कुछ समझाऊंगा, उसको कैसे याद करना है ये भी बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है सब कुछ कि क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है। ठीक है ना, तो कंपैरिजन नहीं करना है आपको। ठीक है ना, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है 2009 उसके क्रियान्वयन को समर्थन देना। इसके अलावा जो SCERT और डाइट जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनको सुदृढ़ करना। अब इस समग्र शिक्षा का राज्य में क्रियान्वयन जो है वो कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। उसके माध्यम से एकल राज्य जो कार्यान्वयन समिति बनाई गई है उसके रूप में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो केंद्र और राज्य की 60:40 की है। ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा के घटक की। ठीक है ना, समग्र शिक्षा के क्या क्या घटक हैं तो इसको लेकर अपने डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला घटक इसमें आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। दूसरा घटक इसके अंदर आएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाना, आगे और डिटेल में बात करेंगे। तीसरा इसका घटक है पहुंच और ठहराव, इस पर क्या क्या योजनाएं हैं उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, चौथा इसमें घटक है शिक्षा के अंदर आधारभूत ढांचे का विकास करना, इस पर बात करेंगे। ठीक है, पांचवा इसमें है गुणवत्ता और नवाचार हस्तक्षेप। फिर अगला इसमें है लैंगिक समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ICT और डिजिटल पहल और सामुदायिक गतिशीलता। इतने सारे समग्र शिक्षा के घटक हैं, इनको लेकर क्या क्या योजनाएं चल रही है उसको इस बिंदु में अपने देखने हैं वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो घटक है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड आपके फैक्ट्स दिए हुए थे जो कि कोई काम के नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि जो बाल वाटिकाएं हैं वो महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनके अंदर 962 बाल वाटिकाएं जो है वो संचालित है, और वर्तमान में कुल कितनी है? 10-10। ठीक है, PM श्री जो विद्यालय हैं उनमें कितनी संचालित है? 629। तो जो PM श्री स्कूल्स हैं जिसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे उनके अंदर कितनी बाल वाटिकाएं हैं? 629। और देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, 962 तो है महात्मा गांधी वाले के अंदर, और इधर फिर मिड वाले को पहले ले आओ और इसको इधर ले आओ, 629। ये होगी PM श्री स्कूल्स के अंदर बाल वाटिकाएं। दूसरा घटक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाना।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या क्या मिशंस चल रहे हैं, तो सबसे पहला है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन जो है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है पहली से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो बुनियादी साक्षरता है और जो संख्या ज्ञान है वो प्रदान करना है ना। बेसिकली उनको मैथ्स की नॉलेज करवानी है ना, संख्या ज्ञान जो है वो प्रदान करना उनको, ये इसका उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का, कि पहली से 5वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुनियादी साक्षरता जो है वो प्रदान की जाए और जो संख्या ज्ञान है वो प्रदान किया जाए। इसके तहत क्या क्या गतिविधियां संचालित की जाती है, कोई काम की नहीं है, सीधा पढ़ लेना। एक, पंचायत स्तर पर निपुण मेलों का आयोजन होता है। कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश करके, कक्षा 3 से 5 के लिए जो है विशिष्ट कार्य पुस्तिकाएं जो है वो प्रदान की जाती है। समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। श्रेणीबद्ध पाठक सेट तैयार किए जाते हैं जिनको कहानी कार्ड बोलते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए कोई खास वैल्यू नहीं करती आपके एग्जाम के लिए। क्या विशेष बात है, तो इसके अंदर जो आपके निपुण भारत मिशन है इसके अंदर राज्य जो है यानी राजस्थान जो है उसने कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए एक संरचित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्य पुस्तकें भी विकसित की है। ठीक है ना, जिसके अंदर 4 ब्लॉक शिक्षा पद्धति जो है उसका पालन किया जा रहा है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निपुण भारत मिशन के तहत राजस्थान के अंदर कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए एक संरचित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्य पुस्तकें जो है वो विकसित की गई है, जिनके अंदर 4 ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन किया जा रहा है। ठीक है ना, 4 ब्लॉक एजुकेशन सिस्टम जो है उसका पालन किया जा रहा है इसके अंदर। निपुण राजस्थान अभियान, निपुण भारत मिशन की तर्ज पर ही ये निपुण राजस्थान अभियान चलाया गया है। इसमें भी सेम उद्देश्य है, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को मजबूत करने के लिए। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, निपुण भारत मिशन पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है और निपुण राजस्थान मिशन जो है, निपुण राजस्थान अभियान जो है वो पहली से दूसरी तक के विद्यार्थियों के लिए है। निपुण भारत मिशन के तहत ही 4 ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन कर रहा है राजस्थान पहली से दूसरी के छात्रों के लिए। और निपुण राजस्थान अभियान जो है ये पहली से दूसरी के छात्रों के लिए राजस्थान सरकार की ही योजना है, जिसके अंदर वही सेम मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को मजबूत करना। कब से शुरू हुआ है ये, तो 30 अक्टूबर 2025 को जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, निपुण राजस्थान अभियान को कब से स्टार्ट किया गया है, 30 अक्टूबर 2025 को। अब आप सोचो कि आपने ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स में पढ़ा था या नहीं था, ये आप मुझे बताना। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपने निपुण राजस्थान अभियान क्या आपके करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ठीक है ना, 30 अक्टूबर 2025 को जो है ये स्टार्ट हुआ है निपुण राजस्थान अभियान। ठीक है, इसके बाद एक आता है शिक्षक संसाधन और सतत और व्यापक मूल्यांकन सामग्री। ठीक है, ये कोई खास नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में सहायता करने के लिए उनको कुछ सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस प्रकार से पहली से 5वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम की। अब ये प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम क्या है, तो बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के लिए, इससे पहले एक प्रवाह पढ़ चुके हैं। प्रवाह जो है वह सेम था, एआई आधारित जो मौखिक पठन कार्यक्रम था पठन कौशल को सुधारने के लिए, वो प्रवाह था। ये प्रखर है जो बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करेगा। ठीक है ना, इसके अंदर जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, उसके तहत राज्य स्तर पर एक प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। यानी इसको किस योजना के तहत स्टार्ट किया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत। इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत इसको स्टार्ट किया गया प्रखर राजस्थान 2.0 को, जिसका उद्देश्य है बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करना। इसके अलावा अगला प्रोग्राम है मेगा पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिसको बोलते हैं, अभिभावक और शिक्षक बैठक। तो ये मेगा पीटीएम जो है इसका आयोजन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2025 को। ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2025 को मेगा पीटीएम का आयोजन हुआ राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। ठीक है ना, एकता दिवस के अवसर पर इनको एक किया गया और ये 30 अक्टूबर को, ध्यान रखना, निपुण राजस्थान अभियान 30 अक्टूबर 2025 को चलाया गया था। और ये भी लिख देना कमेंट सेक्शन में कि क्या मेगा पीटीएम आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। 31 अक्टूबर 2025 को जो है इसका आयोजन हुआ है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। ठीक है ना, अभिभावक और शिक्षक बैठक, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वही होता है कि जानते ही आप पीटीएम का क्या उद्देश्य होता है, छात्रों की शैक्षणिक प्रगति है, पढ़ने के कौशल की स्थिति है और सीखने की चुनौतियों को अभिभावकों के साथ में साझा करना।
ठीक है ना, ये बोल वचन है। प्रबल कार्यक्रम इंपॉर्टेंट क्या है, प्रबल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। ठीक है ना, लाइफ स्किल को सिखाने के लिए बेसिकली। ठीक है ना, प्रबल की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल को सिखाने की एक प्रकार से कार्यक्रम है। ठीक है ना, तो ये फुल फॉर्म आपको याद करनी है प्रबल की, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। ठीक है, उद्देश्य क्या है, फिर वही सेम, किशोर विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल है, नेतृत्व क्षमता है, नागरिकता है और भविष्य के करियर कौशल से सशक्त बनाने के लिए बेसिकली। तो ये प्रबल कार्यक्रम है जिसमें लाइफ स्किल्स को सिखाने पर काम किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये सरकारी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनकी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान रख लेना, प्रबल कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल्स के। ठीक है, तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए और इसका क्या उद्देश्य है, वही सेम है, करियर कौशल को सशक्त करना। और कब से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम क्या है, प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। अगला घटक है पहुंच और ठहराव। और पहुंच और ठहराव के लिए अब समग्र शिक्षा का अगला घटक पढ़ रहे हैं, पहुंच और ठहराव। क्या क्या इसके अंदर पहल की जा रही है, तो सबसे पहले इसमें स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल को अपने पढ़ने वाले हैं। क्या उद्देश्य है, तो राज्य के अंदर जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। किस पैटर्न पर बेस्ड है, तो सीबीएसई पैटर्न पर ये बेस्ड है। ठीक है ना, इसका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का होता है। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जो राजकीय मॉडल स्कूलों का सिलेबस होता है वो किसका, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, और इसके पहली से लेकर 12वीं तक के लिए संचालित होते हैं। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जो राजकीय मॉडल स्कूल है पहली से लेकर 12वीं तक के लिए संचालित होते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, इसमें बालिकाओं के लिए आरक्षित सीटें होती है। कितनी न्यूनतम सीटें आरक्षित होती है, 55%। तो बालिकाओं के लिए कितनी परसेंट आरक्षित सीटें होती है, न्यूनतम 55%, है ना। तो न्यूनतम 55% जो है उनके लिए आरक्षित सीटें होती है। आगे अपने बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की। ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय टोटल 41 है। कितने हैं, 41 है। और इसमें से मेवात बालिका आवासीय विद्यालय कितने हैं, 10। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास कितने हैं, 20। बेगर बेसहारा अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास कितने हैं, 11। क्या इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। ठीक है, अब अगला परिवहन वाउचर। परिवहन वाउचर एक बार यहां से देखो, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल की मेहनत जो है वो यहाँ पर की जाती है लोक बंधु में। ठीक है, अभी तो करंट अफेयर्स भी आने वाला है कुछ दिनों में, फिर देखना आप। समग्र शिक्षा, उसमें अपने को देखना परिवहन वाउचर, है ना। हाँ, ये देख लो, ये ऐसे लिखा हुआ परिवहन वाउचर। ये पूरा का पूरा कंटेंट है परिवहन वाउचर का, इसको आप आराम से पढ़ लो। ठीक है, अब आते हैं यहां, ये देखो 2 मिनट में समझ आ जाएगा सारा का सारा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको नोट्स के थ्रू ये सारी चीजें जो है, आप नोट्स पढ़ो ना, वहीं से 70 से 80% चीजें तो वहीं से समझ आ जाए, फिर क्लास के थ्रू 100% हो जाए, फिर रिवीजन के थ्रू और पक्का हो जाए वो। तो ये अपनी प्रोसेस रहती है। अगर आपने पहले से ही चीजों को सरल कर दिया ना, तो फिर आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। अगर आप उसका प्रेजेंटेशन बेटर नहीं कर पाए तो यू आर फेल, है ना। अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दिया स्टूडेंट्स तक तो फिर आप ऑब्वियसली फिर फेल हो रहे हो, है ना। कंटेंट को उनको याद करवाने में फिर आपकी क्लासेस जो है वो ज्यादा, फिर आपको वहां जोर लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, बिकॉज मैं कंटेंट पे बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है ना, तो मैं कितना इजीली अब इसको पढ़ा पा रहा हूँ। समझ रहे हो आप इन चीजों को, और आप भी कितने इजीली पढ़ पा रहे हो, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, तो अब आते हैं परिवहन वाउचर स्कीम। तो परिवहन वाउचर किनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके स्कूल दूर हैं उनको परिवहन के वाउचर दिए जाते हैं। जैसे इसके अंदर कौन कौन, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल 1 किलोमीटर दूर है।
ठीक है ना। पहली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं जिनके स्कूल 1 किलोमीटर दूर है उनको परिवहन वाउचर दिए जाते हैं। 6ठी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जिनके स्कूल 2 किलोमीटर दूर हैं उनको परिवहन वाउचर दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो यार, जैसे आप जिस गांव में रहते हो उसके अंदर कोई सरकारी स्कूल है और आपके पास में कोई और गांव है, ठीक है ना, थोड़ा ही दूर है आपसे, मान लो 1 किलोमीटर दूर है, वहां के बच्चे आपके गांव के स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उसके लिए उनको क्या दिया जाता है, परिवहन वाउचर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पहली से 5वीं तक के जो स्कूल की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर, 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल की दूरी होनी चाहिए 2 किलोमीटर, और कक्षा 9 से 10 तक की जो छात्राएं हैं उनके स्कूल की दूरी अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो उनको परिवहन वाउचर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये है पूरी की पूरी, ठीक है, ये पढ़ लो आप, इसको सरल करके दिया है मैंने सारा कुछ आपको। ये है लेवल लोकबंधु का, ठीक है। इसमें परिवहन वाउचर प्रदाता कौन है, तो स्कूल प्रबंधन समिति। परिवहन वाउचर देता कौन है, तो जो स्कूल प्रबंधन समिति होती है वो आपको परिवहन वाउचर देती है। इसके बाद पहुंच और ठहराव वाले घटक में ही एक पहल है, वो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। सबसे पहले तो ये राज्य में लागू कब से हुआ आप सब जानते हैं, 1 अप्रैल 2010 से इसको जो है राज्य के अंदर लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से जो है ये राज्य के अंदर लागू हुआ है। अब अनिवार्य शिक्षा की बात आ रही है तो इसके अंदर क्या एक अनिवार्य प्रोविजन है, तो अनिवार्य प्रोविजन ये है कि जो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर 25% सीटें जो है वो अनिवार्य रूप से आरक्षित होंगी, ठीक है ना। कितनी, 25%। राजकीय जो आपके विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसके अंदर बालिकाओं के लिए कितनी, 55%। और RTE एक्ट के तहत जो कमजोर वर्ग के, वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए निजी स्कूलों के अंदर कितने परसेंट सीटें आरक्षित है, 25%। कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010 से। आय की पात्रता सीमा क्या है, तो आय की पात्रता सीमा जो है वो 2020-21 के अंदर इसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था, ठीक है ना। आय की RTE एक्ट के तहत जो आय की पात्रता सीमा है उसको 2020-21 के अंदर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई थी। यानी 2020-21 से पहले 1 लाख रुपए आय की पात्रता सीमा थी जो वर्तमान में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा घटक, पहुंच और ठहराव। समग्र शिक्षा का चौथा घटक शिक्षा में आधारभूत ढांचे का विकास है, ठीक है, इसमें कोई खास ऐसा दिया नहीं हुआ है। पांचवा घटक है गुणवत्ता और नवाचार हस्तक्षेप, क्वालिटी और इनोवेशन को लेकर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, ठीक है, निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अब इसके अंदर किन किन को निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है, कौन कौन इसमें लाभार्थी है, तो भाई गवर्नमेंट स्कूल वाले, गवर्नमेंट स्कूल वालों को ही निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। अब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किन किन को, तो पहली से 8वीं तक के तो समस्त विद्यार्थियों को जो है वो निशुल्क यूनिफॉर्म मिलती है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक की समस्त बालिकाओं को जो है वो दी जाती है। जो बालक होते हैं उनको ये जो है वो नहीं दी जाती है निशुल्क यूनिफॉर्म, सिर्फ बालिकाओं को जो है वो दी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो यूनिफॉर्म है और स्कूल बैग है उसके लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है, तो बहुत सिंपल है, क्या लाभ दिया जाता है, तो यूनिफॉर्म जो है वो सिलाई सहित, ठीक है, और स्कूल बैग के लिए DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंदर तो थी 800 रुपए प्रति विद्यार्थी, और शैक्षणिक सत्र 25-26 के अंदर ये 600 रुपए है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 600 रुपए है 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में, ठीक है। तो ये है कि उनको DBT के माध्यम से सहायता राशि दी जाती है ताकि यूनिफॉर्म और स्कूल बैग उसके लिए 2024-25 के अंदर 800 रुपए प्रति विद्यार्थी दी जा रही थी, और 25-26 के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 600 रुपए दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कला उत्सव या कला महोत्सव। कोई खास बात नहीं वैसे तो। कला उत्सव या कला महोत्सव भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता है उसके बारे में जानकारी बढ़ाने हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके अंदर कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जो है वो कला उत्सव या कला महोत्सव, इसके अंदर टोटल 6 विषय जो है उनका आयोजन किया जाता है। कला उत्सव में टोटल 6 विषय क्या है, गाना, गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला,
पारंपरिक कहानी सुनाना। ठीक है ना, ये टोटल 6 विषय। बेसिकली जो प्रदर्शन कला होती है, जो आप आर्ट कल्चर में पढ़ते हो, वही है इसमें। क्या है? गाना, बजाना, फिर नाचना, नाटक करना, ठीक है, फिर उसको देखना और फिर कहानी सुनाना। ये सारे आपके इसमें 6 विषय हैं जिनको इजीली आप याद कर सकते हो। राजस्थान से टोटल 15 विद्यार्थी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कला उत्सव डेट एक्स पे करके दिखा क्लास को। आज तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं मैं, जानबूझ के तेज बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इतने कोई खास है नहीं। ठीक है ना, और मैं देखना चाहता हूं कि डेट एक्स पे मैं बोल के देखता हूं, डेट एक्स पे आप करके दिखाओ इसको, डेट एक्स 2x पे। ठीक है, तो कला उत्सव या कला महोत्सव जो है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और टोटल 6 विषयों के अंदर आयोजन होता है। वही सेम, गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, देखना और कहानी सुनाना। ठीक है, 15 विद्यार्थी टोटल राजस्थान से इसके अंदर भाग लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। आगे जो इंपॉर्टेंट योजना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री, अच्छा इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बात है। अगली जो योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री जिसको बोलते हैं, पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, सॉरी श्री ऐसे लिखा जाएगा यार, श्री, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। ठीक है ना, पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना क्या है, कब से लागू हुई? 2022 से लागू हुई है। सिर्फ इतना याद रख लेना, कब लागू हुई? 2022 के अंदर। क्या इसका लक्ष्य है? तो सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुंच। मैंने आपको बार बार बताया, उद्देश्य लक्ष्य ये एक जैसे ही होते हैं सबके। समावेशिता को बढ़ाना है, कमजोर तबके को एक साथ लेकर आना है, ठीक है, ये सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसके तहत विद्यालय जो है उनका समग्र रूपांतरण करना है। बेसिकली क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं पीएम श्री योजना के तहत? तो इसमें सिंपल है कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार है, या फिर जो स्थानीय निकाय है, उनके द्वारा जो प्रबंधित मौजूदा विद्यालय है उनको जो है वो सुदृढ़ किया जाएगा, उनको पीएम श्री स्कूलों के अंतर्गत कन्वर्ट किया जाएगा। उसके लिए फिर ये जो विद्यालय हैं, ये पर्यावरण अनुकूल जो गतिविधियां हैं, जैसे कि सोलर पैनल हो गई, एलईडी लाइटिंग हो गई, प्राकृतिक खेती होगी, उसके साथ साथ में पोषण उद्यान है, अपशिष्ट प्रबंधन है, प्लास्टिक मुक्त वातावरण है, जल संरक्षण और संचयन है, इन सबको शामिल करते हुए उनको हरित विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी पीएम श्री जो स्कूल्स होंगे उनको हरित विद्यालय यानी पर्यावरण से रिलेटेड गतिविधियों पर काम किया जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस योजना के अंतर्गत यानी पीएम श्री योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से या यूएलबी से, ठीक है ना, 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिसमें एक तो माध्यमिक शिक्षा का होगा और एक होगा प्रारंभिक शिक्षा का। ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन होगा, एक माध्यमिक शिक्षा का, एक प्रारंभिक शिक्षा का, और वो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, अब ये पीएम श्री योजना राजस्थान के कितने स्कूलों में लागू है? तो 639 स्कूलों के अंदर पीएम श्री योजना राजस्थान में लागू है। इन 639 को अगर अपने डिवाइड करें तो एक इसमें संस्कृत शिक्षा का स्कूल है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के इसमें 90 है, तो बाकी जो बच गए 549 वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा के हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के अंदर कितने स्कूलों में पीएम श्री स्कूल है? तो 639, जिसमें एक संस्कृत शिक्षा, 90 प्रारंभिक शिक्षा और जो बच गए 549 वो है माध्यमिक शिक्षा के। इसके बाद अगला इसमें दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर क्या क्या डेटाज दे रखे हैं इन्होंने? तो सबसे पहले ये लॉन्च कब हुई? तो 29 जुलाई 2020 को। कब लॉन्च हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर? 29 जुलाई 2020 को जो है शिक्षा नीति लॉन्च हुई। याद करने का तरीका क्या है? स्कूलों के अंदर जो शैक्षणिक सत्र होते हैं वो जुलाई से ही स्टार्ट होते हैं बेसिकली, और पढ़ाई नामांकन चलता रहता है, जुलाई के अंदर पढ़ाई स्टार्ट होती है जुलाई के एंड में। तो 29 जुलाई 2020 को जो है ये लॉन्च हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उद्देश्य वही सेम है, समग्र शिक्षा के माध्यम से भारत की विकास की जरूरतों को पूरा करना। अब इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा? तो इसको लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने टोटल 27 चैप्टर में 297 कार्य बताए हैं, जिनमें से 202 कार्य राज्यों को दिए गए हैं। ठीक है ना, 27 चैप्टर के अंदर टोटल 297 कार्य बताए हैं, जिसमें से 202 कार्य राज्यों को जो है वो दिए गए हैं।
राजस्थान के अंदर दिसंबर 2025 तक टोटल 73 कार्य जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। 202 कार्य दिए गए थे राज्यों को, जिसमें से राजस्थान ने दिसंबर 2025 तक 73 कार्य जो है वो पूर्ण कर लिए हैं। अब इन कार्यों का समन्वय कैसे होगा? राजस्थान राज्य के अंदर कुल जो 297 कार्य हैं उनका समन्वय जो है वो 6 कमेटियों के द्वारा किया जाता है। कितनी कमेटियों के द्वारा किया जाता है? 6 कमेटियों के द्वारा इनका समन्वय किया जाता है और इनकी अध्यक्षता करता है जिला कलेक्टर। इन कमेटियों की अध्यक्षता कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है, जिन्हें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जो जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियां हैं उनके द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय का जो गूगल 202 टास्क ट्रैकर है उसका इस्तेमाल करके हर महीने प्रगति की समीक्षा भी इसके तहत की जाती है। तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई और इसके तहत टोटल 27 चैप्टर जो है शिक्षा मंत्रालय ने 297 कार्य बताए हैं, जिनमें से 202 कार्य जो है वो राज्यों को दिए जा चुके हैं। राजस्थान ने 73 कार्य अब तक पूर्ण कर लिए हैं 2025 तक, और 297 कार्यों का समन्वय करने के लिए 6 कमेटियां राजस्थान के अंदर है, जिनकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर जो है वो कर रहा है। ठीक है ना। और इसके अलावा प्रगति की समीक्षा के लिए गूगल 202 टास्क ट्रैकर का यूज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो ये जो है वो राजस्थान में जो NEP 2020 है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसको शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है, इसको जो NEP 2020 है उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शुरू किया गया था। फिर इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे? तो राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना, नामांकन को बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना, ये सारे इसके लक्ष्य हो जाएंगे। रणनीति की अगर बात करें तो इसके तहत NEP बालक, NEP शिक्षक और NEP स्कूल जो है उनको बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। ठीक है ना। इसमें 3 अलग अलग NEP बालक, NEP शिक्षक और NEP स्कूल, इन तीनों को बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। अब जो राष्ट्रीय ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसके तहत क्या क्या गतिविधियां चल रही है ये इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 2025 से यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां इसके तहत चल रही है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिला स्तर पर कौन कौन सी लागू है। तो 2 गतिविधियां ऐसी है जो जिला स्तर पर लागू है। पहली है ORF, है ना। ORF यानी कि राज्य AI आधारित जो मौखिक पठन प्रवाह मूल्यांकन है, ठीक है ना, जो अपने ऊपर पढ़ा था, राज्य AI आधारित जो मौखिक पठन प्रवाह मूल्यांकन है, ORF जो है वो गतिविधि चल रही है इसके MSRA के तहत, जो कि जिला स्तर पर लागू है। इसके अलावा जो डिजिटल पहले हैं वो भी जिला स्तर पर लागू है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2 गतिविधियां ऐसी है जो जिला स्तर पर लागू है, कौन सी है? एक ORF है और एक डिजिटल पहले है। ठीक है ना। इसके अलावा 2 और गतिविधियां भी चल रही है 29 अप्रैल 2025 से, छात्र उपस्थिति ऐप और एक NIOS के लिए ऑन डिमांड जो परीक्षाएं हैं वो भी चल रही है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत। तो ये 4 प्रमुख गतिविधियां आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से 2 जिला स्तर पर लागू है, ORF और डिजिटल पहले। अगला घटक इसमें आता है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल जो है वो की जा रही है? तो बहुत सिंपल है। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो कितने हैं? टोटल 364 है राजस्थान में। कितने हैं? 364। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंदर राजस्थान में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं? 364। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है ना। मीना राजू गार्गी मॉड्यूल, है ना, ये सब आप पढ़ते ही, ये कोई खास है नहीं इतना। समावेशी शिक्षा, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको मुख्य धारा में लाना और उनको सामाजिक बनाना, बेसिकली समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। ठीक है ना। और इसके तहत फिर 2 राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना। CWSN के तहत विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाएं जो है वो प्रदान करने के लिए 2 राज्य मॉडल संसाधन कक्ष जो है वो बनाए गए हैं, एक जयपुर के अंदर और एक उदयपुर के अंदर। कहां पर? एक जयपुर में और एक उदयपुर के अंदर। व्यावसायिक शिक्षा के अंदर क्या बात है? तो सिंपल ये बोल वचन दे रखा है। व्यावसायिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल से सुसज्जित करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण और जो वंचित क्षेत्र के युवा हैं उनको आत्मनिर्भरता को बढ़ाना।
आईसीटी और डिजिटल पहल के तहत एक दीक्षा पोर्टल है जिसका निर्माण किया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने और दीक्षा सेंट्रल पीएमयू ने सॉरी दीक्षा सेंट्रल जो पीएमयू है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। दीक्षा पोर्टल का निर्माण किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किया है। दीक्षा को शिक्षा से आप पढ़ सकते हो, दीक्षा शिक्षा यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एक दीक्षा सेंट्रल पीएमयू जो है इसने किया है। और इस पर जो ई सामग्री अपलोड की जाती है वो SCERT जो राजस्थान वाला SCERT है जिसको अपने उसके द्वारा जो है वो ये अपलोड की जाती है, जो कि ET सेल अजमेर के द्वारा है ना। ET सेल जो अजमेर है SCERT का, उसके द्वारा ये ई सामग्री अपलोड की जाती है। अगला है मिशन स्टार्ट। मिशन जो स्टार्ट है ये शिक्षा विभाग का जो ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना, ब्लेंड करके चीजों को सिखाना, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग है, उसका उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन स्टार्ट जो है वो शिक्षा विभाग के ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग जो है उसका उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाता है, ठीक है ना। और इसके तहत जो मिशन स्टार्ट के अंदर क्या होता है, फिर अगर मान लो कोई टीचर है उसकी उपलब्धता है, मान लो ऐसे स्कूल हैं कक्षा 9 से 12 तक के जहां पे टीचर्स जो हैं, जैसे कोई मैथ का टीचर है वो नहीं है वहां पर, ठीक है, उस सीट खाली है या फिर वो उस दिन आया ही नहीं है या शिक्षकों की अनुपस्थिति की स्थिति है। ऐसी स्थिति में कक्षा 9 और 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। फिर उनकी डिजिटल कक्षाएं जो है वो लगाई जाती है, ठीक है ना, उनकी डिजिटल क्लासेस जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है मिशन स्टार्ट के तहत। ये आपका मिशन स्टार्ट है जिसमें शिक्षकों की अनुपस्थिति में या अनुपलब्धता की स्थिति में डिजिटल कक्षाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा आप शाला दर्पण को तो अच्छे से जानते ही हो, स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली एकीकृत शाला दर्पण, ठीक है ना, एकीकृत शाला दर्पण यानी कि स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली। ये क्या है? तो ये स्कूल शिक्षा विभाग जो राजस्थान है उसका एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, ठीक है ना, लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है जिसके तहत सभी राजकीय विद्यालयों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है और नियमित रूप से अपडेट जो है वो की जाती है। सिंपल है। सामुदायिक गतिशीलता, इसके तहत क्या है? तो इसमें कोई खास बात है नहीं, इसमें एक स्कूल प्रबंधन समिति और स्कूल विकास और प्रबंधन समिति, दो प्रमुख समितियां, एक स्कूल प्रबंधन समिति, एक स्कूल विकास और प्रबंधन समिति है। उसके सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना और उनकी क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया था जिसके अंदर समिति के दोनों समितियों के 5 अभिभावक सदस्य और एक जनप्रतिनिधि को लिया गया। तो इतना कोई खास नहीं है ये, ठीक है ना, तो इसको छोड़ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा समग्र शिक्षा जो है उस हेडिंग को कवर कर लिया है अपने। आगे अपने बात करने वाले हैं साक्षरता और सतत शिक्षा की, ठीक है ना, साक्षरता और सतत शिक्षा, लिटरेसी एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, ठीक है। इसके लिए राजस्थान के अंदर एक साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय जो है वो बना हुआ है, ठीक है ना। वो क्या काम करता है? वो काम करता है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको कार्यात्मक साक्षरता जो है वो प्रदान करना, जिससे कि उनके जीवन की विकासात्मक गतिविधियां जो है उनसे कौशल को जोड़ा जा सके, ठीक है ना, कौशल जो है उनमें विकसित किया जा सके, स्किल जो है वो डेवलप की जा सके, ठीक है ना। साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय जो है वो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए काम करता है। इसके तहत 2 इंपॉर्टेंट घटक हैं, पहला है प्रौद्योगिकी के माध्यम से और दूसरा है महिलाओं को किस प्रकार से वो प्रोत्साहित कर रहा है, महिला शिक्षा को। तो पहला अपने प्रौद्योगिकी वाला घटक देख लेते हैं साक्षरता और सतत शिक्षा का, जिसमें प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से जो वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है उनका समावेश जो है वो किया जा रहा है, जिसके अंदर पहला कार्यक्रम आता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मैंने आपको बता ही दिया 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो निरक्षर है उनके लिए ये काम किया जाएगा। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इसका भी उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति है उनमें साक्षरता को बढ़ाना, ठीक है। कब से इसको लागू किया गया? तो भारत सरकार के द्वारा ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है भारत सरकार की,
और इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2022 को जो है इसको लागू किया गया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है ना, कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2022 से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। ठीक है, और इसके तहत जो शिक्षार्थी हैं और जो स्वयंसेवी शिक्षक हैं उनका जो सर्वेक्षण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? उल्लास ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के अंदर किया जाता है। उल्लास ऐप का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति उनमें साक्षरता को बढ़ावा देना। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2022 को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। और जो शिक्षार्थी और स्वयंसेवी शिक्षक है उनका सर्वेक्षण किया जाता है उल्लास ऐप के माध्यम से, जिसका पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है ना, उल्लास। इसके अलावा जो साक्षरता विभाग है उसके द्वारा 2 यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किए गए हैं, एक है ई साक्षरता और एक है उल्लास राजस्थान। 2 यूट्यूब चैनल जो है वो साक्षरता विभाग ने लॉन्च किए हैं, एक ई साक्षरता है और एक है उल्लास राजस्थान। कब किए हैं? तो अंतरराष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर 2023 को इस अवसर पर लॉन्च किए थे। 8 सितंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर। 2 कौन से हैं? ई साक्षरता और उल्लास राजस्थान। इसके अलावा महात्मा गांधी जो पुस्तकालय और वाचनालय हैं ये क्या है? तो इसकी संख्या कितनी है टोटल? तो 14,970 है, लगभग 15,000 मान लेना। महात्मा गांधी पुस्तकालय और जो वाचनालय है वो लगभग 15,000 के आसपास है, 14,970 है। ठीक है ना। अब ये किसके तहत संचालित है? तो भारत का एक जो साक्षर भारत कार्यक्रम है, नव साक्षरों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए एक साक्षर भारत जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये संचालित है। ठीक है ना, महात्मा गांधी जो पुस्तकालय और वाचनालय है ये नव साक्षरों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। कितनी संख्या? 14,970। क्या सुविधा मिलती है? तो नाम में ही महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित जो साहित्य है और जो अन्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। साथ साथ में नियमित जो पत्र पत्रिका है और समाचार पत्र है, मतलब डेली के न्यूज़पेपर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसमें प्रत्येक लाइब्रेरी जो है उसको प्रति माह जो है एक नियमित व्यय दिया जाता है और वो है 500 रुपए का। प्रत्येक लाइब्रेरी को प्रत्येक माह कितना व्यय दिया जाता है? 500 रुपए का व्यय दिया जाता है महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय के तहत। ठीक है, इसके बाद में प्रथम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षण, ठीक है ना, ये 21 सितंबर 2025 को NIOS के माध्यम से आयोजित हुआ था। ठीक है, ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। FLNAT यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मूल्यांकन परीक्षण। ठीक है ना, ई नहीं आएगा क्या? इवेल्युएशन असेसमेंट होगा फिर। ठीक है, ठीक है, तो ये है बुनियादी साक्षरता और इसका जो पहला था वो 21 सितंबर 2025 को जो है वो आयोजित हुआ था। फिर इसके अंदर पहला तो वयस्क मतदाताओं को वयस्क जो साक्षरता थी, है ना, ये रहा वयस्क साक्षरता कार्यक्रम, उनका समावेश करना था प्रौद्योगिकी के माध्यम से। दूसरा इसके अंदर आता है महिला जो वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके तहत महिला शिक्षण विहार जो है, महिला शिक्षण विहार, इनकी स्थापना की जा रही है। ये एक प्रकार के आवासीय विद्यालय है, ये आप ध्यान से समझना। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बहुत सिंपल है, जो वंचित समूहों से संबंधित महिलाएं हैं उनको जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए सशक्त करना, बेसिकली महिला सशक्तिकरण करना। कौन कौन इसमें लाभार्थी हैं? तो इसमें 15 से 30 आयु वर्ग की जो तलाकशुदा है, विधवा है, आदिवासी है या जो वंचित समूह है उससे संबंधित महिला है वो इसमें लाभार्थी। ठीक है ना, कौन कौन इसमें लाभार्थी है महिला शिक्षण विहार के अंदर? तो 15 से 30 आयु वर्ग है, ध्यान रख लेना, पहली शर्त तो यही है, आयु वर्ग 15 से 30 है। फिर तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या फिर वंचित समूहों की जो महिलाएं हैं वो इसमें लाभार्थी है। लाभ क्या दिया जाएगा? 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है उनको प्रदान किया जाएगा। 10वीं कक्षा तक की शिक्षा, इनके अंदर जो आवासीय विद्यालय महिला शिक्षण विहार है इनके अंदर उनको 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब इसके अंदर विशेष बात क्या है?
विशेष बात यह है कि वर्तमान के अंदर ये जो कार्यक्रम है वो झालावाड़ जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है ना। महिला शिक्षण विहार वर्तमान में कहां पर चल रहा है? झालावाड़ जिले के अंदर, जिसमें टोटल 100 महिलाओं को जो है वो नामांकित किया गया है, ठीक है ना। तो ये है महिला शिक्षण विहार या आवासीय विद्यालय, जिसके अंदर लाभार्थी 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या वंचित समूहों की महिलाएं हैं। लाभ इसमें 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वर्तमान में झालावाड़ जिले के अंदर ये चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 100 महिलाओं को जो है नामांकित किया गया। तो ये था आपका साक्षरता और सतत शिक्षा। अब आगे आते हैं उच्च शिक्षा के ऊपर, हायर एजुकेशन या कॉलेज शिक्षा। तो इसके अंदर पहला फैक्टर है उच्च शिक्षा के अंदर समावेश को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल जो है वो चलाई जा रही है। अब इसमें देखो बहुत सारे कॉलेज कितने हैं, क्या आंकड़े हैं, वो सब आपको नहीं याद करने होते, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ योजनाएं इंपॉर्टेंट है, जो आंकड़े काम के थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है? तो मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, नाम से स्पष्ट है, बीएड, वही बीएड जो आपने कर रखी होगी। बीएड संबल योजना उद्देश्य क्या है? विधवा, तलाकशुदा महिलाएं जो है उनको शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाना, बीएड करने के लिए, ठीक है ना। राज्य जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनके अंदर अगर वो बीएड पाठ्यक्रम की जो फीस है वो सरकार प्रोवाइड करवाती है उनको, ठीक है ना। उसकी प्रतिपूर्ति कौन करती है? सरकार करती है। दूरस्थ शिक्षा योजना, नाम से स्पष्ट हो रहा है उन लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा के अवसर देना जो कॉलेज में कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, तो इसमें मेधावी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उनको वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अगली है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो बहुत सिंपल है, इसमें राज्य की मेधावी छात्राओं को जो राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेकर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। और इसमें क्या प्रावधान है कि जिन मेधावी छात्राओं ने 12वीं कक्षा तक की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। जिन्होंने 12th क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है ना, गवर्नमेंट से, और जिन्होंने 12th क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो या अदर कोर्स जो भी हो, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया तो उनको दी जाएगी स्कूटी। ये है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना, इंपॉर्टेंट है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना वर्ष 2023 के अंदर इसको शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके बाद में आती है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंदर शैक्षिक स्तर को बढ़ाना और निम्न आय वाले परिवार के बच्चों को सहायता प्रदान करना। क्या ये याद करने वाले हैं? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, स्कॉलरशिप नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्वामी विवेकानंद आप जानते हो विदेशों से संबंध है, तो विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती होगी, प्लस भारतीय भी तो है, तो भारतीय संस्थानों के लिए भी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, उच्च अध्ययन के लिए जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनके लिए विदेश के अंदर जो नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन है उनके अंदर, और देश के जो NIRF रैंकिंग वाले 1 से लेकर 50 तक के सूचीबद्ध यूनिवर्सिटीज या संस्थान है उनके अंदर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। कहां पर? एक तो विदेश के अंदर THE के अंदर, टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर, इसके अलावा देश के जो NIRF रैंकिंग वाले 1 से 50 तक के सूचीबद्ध यूनिवर्सिटीज या संस्थान है वहां के लिए। ठीक है, अगली योजना इंपॉर्टेंट है, वो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं PM उषा योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या PM उषा योजना, जिसके अंदर वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य की 60:40 की है, यानी केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, तो देश के अंदर उच्च शिक्षा व्यवस्था को सशक्त, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, शोधपरक, रोजगार उन्मुखी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना, ठीक है, ये इसकी उद्देश्य है।
योजना जो है वो NEP 2020 के 5 स्तंभों के अनुरूप जो है वो तैयार की गई है। कौन कौन सी ये 5 स्तंभ है जिसके अनुरूप ये योजना तैयार की गई है? सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता। तीन तो सही है इसमें, एक सुलभता है, एक समानता है और एक सामर्थ्य है। सुलभता, समानता और सामर्थ्य, ठीक है ना। एक है जवाबदेही और एक है गुणवत्ता। तो ये टोटल 5 स्तंभ है जिसके अनुरूप इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी योजना है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM उषा। सुलभता, समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही और गुणवत्ता, इन 5 स्तंभों पर आधारित है। फिर बात करते हैं नवाचार, कौशल विकास और अधोसंरचना विस्तार की, ठीक है ना। नवाचार, कौशल विकास और अधोसंरचना विस्तार, इसको लेकर क्या क्या काम किए जा रहे हैं? इनोवेशन है, स्किल डेवलपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए उच्च शिक्षा में क्या क्या काम हो रहे हैं। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। नाम से स्पष्ट है, सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है बालिकाओं को वो दी जा रही है। छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए टोटल 314 राजकीय जो कॉलेज हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं, वहां पर ये चलाया जा रहा है कार्यक्रम। इसके अलावा राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम जो है वो युवाओं के अंदर रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए उद्योग उन्मुख कौशल को शिक्षा तंत्र से एकीकृत करना, ठीक है। उद्योग और शिक्षा को एकीकृत करना, ये इसका उद्देश्य है फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम का। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम का मीनिंग है स्कूल जब फिनिश हो गया, अब वो कॉलेज में आ गए, तो उनकी रोजगार क्षमता जो है उसको बढ़ाना प्लस उद्योग और शिक्षा को एकीकृत करना, ठीक है। इसके अंतर्गत 2024-25 का जो बजट था उसके अंदर 25 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया था राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम के लिए। नाम से स्पष्ट है, 25 है तो 25 करोड़ 2024-25 वाले बजट के अंदर 25 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया था। ये थी उच्च शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, तकनीकी शिक्षा को लेकर बात करते हैं। बहुत सारी चीजें दे रखी है लेकिन काम की चीजें सिर्फ इतनी है कि राजस्थान में तकनीकी संस्थान कौन कौन से और कहां कहां पर है। तो देखो, सबसे पहला जिसका नाम है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर होगा? कोटा के अंदर होगा, क्योंकि नीट और जेई की तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही हैं। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है? कोटा के अंदर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, नाम से स्पष्ट है, बीकानेर में है। इसके अलावा एमबीएम जो विश्वविद्यालय है ना, वो कहां पर है? वो जोधपुर में। एम्स भी जोधपुर में है। IIT भी जोधपुर में है। MBM भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो MBM विश्वविद्यालय भी कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा आप जानते हो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप, ये सारे तकनीकी संस्थान है। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नाम से स्पष्ट है, महाराणा प्रताप है तो उदयपुर में, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय एक जोधपुर के अंदर भी है, ध्यान रखना। कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर के अंदर। इसके अलावा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, तो गोविंद गुरु का संबंध बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। IIT कहां पर है? जोधपुर के अंदर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। IIIT जो है वो कोटा के अंदर है, ठीक है ना। IIIT कोटा के अंदर है। MNIT जयपुर के अंदर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसको IIM बोलते हैं, IIM, वो उदयपुर में। तो उदयपुर में क्या क्या है? तो उदयपुर में ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कृषि वाली, और इसके अलावा इसमें IIM जो है वो उदयपुर के अंदर है। MBM कहां पर है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो IIM उदयपुर के अंदर है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है उनको लेकर बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के अंदर जो शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाएं हैं उनको प्रदान करना, शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रदान करना, ठीक है ना। और ये कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग जो है उसके अंतर्गत संचालित है, ध्यान रखना। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग जो है सरकार का, उसके अंतर्गत संचालित है। वर्तमान में जितने भी गवर्नमेंट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उनमें से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? तो टोटल 12 स्वीकृत हैं। कितने स्वीकृत हैं? टोटल 12। बस इतना याद करना, ये कहां कहां पर है ये नहीं याद करना।
इसमें एक मंडोर याद कर लेना जोधपुर के अंदर, जोधपुर में दो हैं ऐसा याद कर लेना, एक मंडोर में और एक जोधपुर में। ठीक है, तो ये आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जो कि शिल्पकार प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग के अंतर्गत संचालित है। टोटल जितने भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें से 12 जो है वो महिलाओं के लिए स्वीकृत है, जिसमें से 2 जो है वो जोधपुर में, एक जोधपुर में है और एक मंडोर के अंदर है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में ही एक दस्तकार प्रशिक्षण योजना भी चल रही है, सीटीएस, जो कि 44 अभियांत्रिकी और 35 गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में 1 से 2 वर्ष की अवधि के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कोई खास नहीं है। आगे बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की, चिकित्सा शिक्षा की। तो राज्य में मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है दिसंबर 2025 तक? तो टोटल 49 जो है वो मेडिकल कॉलेज राज्य के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 6। फिर जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, RUHS जो है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, उसका संगठक कॉलेज 1 है। ठीक है, राजस्थान जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, राजमेस जिसको बोलते हैं, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेस, उसके तहत कितने हैं? 24। ESI कॉलेज कितने हैं? 2, अलवर और जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ESI कॉलेज कितने हैं? 2 हैं, अलवर और जयपुर के अंदर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स, वो 1 है जोधपुर के अंदर। निजी क्षेत्र में कितने हैं? 15। तो ये टोटल मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति है। कितने मेडिकल कॉलेज है? 49। राजकीय कितने हैं? 6। RUHS का संगठक है 1। राजमेश के तहत कितने हैं? 24। ठीक है ना। ESI कितने हैं? 2, अलवर और जयपुर के अंदर। एम्स कितना है? 1 जोधपुर के अंदर। निजी क्षेत्र में कितने हैं? 15। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नवीन मेडिकल कॉलेज मैंने दे रखे हैं, ये आप पहले यहां से देखो ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम किस स्तर पर काम कर रहे हैं। आप घबरा जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख के 100%। कहाँ गई तकनीक? हाँ, ये पोलोटेक्निक और ये सब दे रखे थे जिनका कोई सेंस ही नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ये देख लो, यहां पर, यहां से स्टार्ट करो इसको। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, यहां से लेकर, हाँ, यहां तक पढ़ो। ठीक है, सब पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, सब कुछ पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। अब आ जाओ यहां पर, ये लो, नवीन मेडिकल कॉलेज। जो नवीन मेडिकल कॉलेज है, वर्ष 2022-23 के अंदर जो शैक्षणिक सत्र था उसमें कहां से स्टार्ट हुआ? एक धौलपुर से हुआ, फिर 3 और हो गए, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। क्या याद करने हैं क्या? नहीं, सिर्फ याद करना है 25-26 के शैक्षणिक सत्र में नवीन मेडिकल कॉलेज कहां पर? टोंक और जैसलमेर के अंदर। सिर्फ इतना याद कर लेना, 2025-26 के अंदर टोंक और जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये आप एक रीडिंग में पढ़ लेना इनको। और 15 जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय पोषण जो है वो केंद्र और राज्य की 60:40 की भागीदारी में रहेगा। ठीक है, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो वित्तीय पोषण है वो 60:40 की भागीदारी में रहेगा। आगे संस्कृत शिक्षा पर बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर एक संस्कृत निदेशालय बना हुआ है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 1958 के अंदर। फिर संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई इसके 30 साल बाद में, यानी 1998 के अंदर। तो संस्कृत निदेशालय कब बना? 1958 में। 30 साल बाद में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी 1998 के अंदर। नहीं 30 नहीं रे, 40 हो गए क्या? 50 और 40, 90, हाँ 40 साल बाद, सॉरी 40 साल बाद जो है वो आपके संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और एक ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको SSIERT बोलते हैं, वो कहां पर है? महापुरा, जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो वो महापुरा, जयपुर के अंदर है। संस्कृत निदेशालय कब बना? 1958 में। संस्कृत यूनिवर्सिटी कब बनी? 1998 में। भाषा और पुस्तकालय शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? ऐसा कुछ खास नहीं है। भाषा और पुस्तकालय विभाग जो है वो किस लिए काम करता है? हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। और सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं, जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती है, उनके प्रबंधन का काम देखता है ये।
इसके अलावा एक पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। ये कोई इतना खास भी नहीं है। पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिला पाठकों को पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें अलग अलग कॉर्नर बनाए गए हैं, ये आप पढ़ लेना, भले कोई खास नहीं है। विभाग द्वारा 47 पुस्तकालयों के अंदर इतनी पुस्तकें दी जा रही, कोई खास नहीं है, ठीक है। राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर के अंदर, ठीक है ना। राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय जो जयपुर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने स्टार्ट की है RFID प्रणाली, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो है, जो आप फास्ट टैग के अंदर देखते हो, वो स्कैन कर लेता है जो, ठीक है। ये RFID जो है वो इसमें स्टार्ट की गई है जयपुर वाले के अंदर। जो राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय है जयपुर, इसमें जो RFID प्रणाली है उसको स्टार्ट किया। अब इसका फिर सेंस क्या है, क्यों स्टार्ट किया है? तो इस प्रणाली से सदस्यों के लिए पुस्तकें लेना, उनको वापस करना, ये सब आसान हो जाता है। साथ ही कम कर्मचारियों के साथ जो है पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। तो बेसिकली पहली बार टेक्नोलॉजी यूज की है इस लाइब्रेरी ने। पुस्तकालय को लेना है, वापस करना है, कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करना है, वो सब इसके थ्रू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले अध्ययन केंद्र जो है वो 33 जिला पुस्तकालयों में स्थापित है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे स्टूडेंट्स को एक टाइप से मेंटोर प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये है सावित्रीबाई फूले अध्ययन केंद्र, जो टोटल 33 जिला पुस्तकालयों में स्थापित है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे स्टूडेंट्स को सहायता करते हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मैंने आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा रखा है। अब देख लो सर्वे में क्या क्या कंटेंट दिया है, वो भी आप एड ऑन कर लेना, ठीक है। इसमें डिजिटल तारामंडल जो है उसके निर्माण के लिए एक MOU साइन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिजिटल तारामंडल जो है उनके निर्माण के लिए MOU जो है वो साइन हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये डिजिटल तारामंडल जो है वो कहां पर बनाए जाएंगे? एक जोधपुर में और एक उदयपुर के अंदर, ठीक है। दो जगह पर डिजिटल तारामंडल बनेंगे, जोधपुर और उदयपुर में। अब ये जो MOU है उस पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? 4 जुलाई 2025 को। कब हुए हैं? 4 जुलाई 2025 को। ये भी देखना, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था क्या? 4 जुलाई 2025 को जो है इस MOU पर जो है वो हस्ताक्षर हुए हैं और इसकी लागत जो है वो 13 करोड़ रुपए है प्रत्येक की, जोधपुर वाले की भी और उदयपुर वाले की भी। तो डिजिटल तारामंडल कहां कहां पर? जोधपुर और उदयपुर में। हस्ताक्षर कब हुए? 4 जुलाई 2025 को, ठीक है। और इसकी लागत कितनी है? 13 करोड़ रुपए प्रत्येक की। किन के बीच में MOU हुआ है? ध्यान रखना, पहला है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। कौन सा मंत्रालय? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय का कोई लिंक नहीं नजर आ रहा। तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इसके अलावा जो DST है राजस्थान सरकार का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में MOU हुआ है इसके साथ, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है, इसके अलावा DST राजस्थान है और जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, इनके बीच में ये MOU जो है वो साइन हुआ है। डिजिटल तारामंडलों का निर्माण जोधपुर और उदयपुर के अंदर साइन हुआ है 4 जुलाई 2025 को 13 करोड़ रुपए की लागत से। इसके बाद ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, जिसको अपने बोलते हैं सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, जो सरसैक शॉर्ट में बोलते हैं, वो जोधपुर के अंदर है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराकर और मिट्टी, जल, वन, कृषि, खनिज संसाधनों के मानचित्र तैयार करके विकास नियोजन में सहायता करना और बेहतर संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये आप टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो कि सुदूर संवेदन के क्या काम होते हैं, वो यही काम यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका एक उपकेंद्र स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर। कहां पर? इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास जो संस्थान है, वहां पर इसका एक उपकेंद्र स्थापित किया गया है। पूछा गया है हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सरसैक का जो उपकेंद्र है वो कहां पर? इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास जो संस्थान है जयपुर के अंदर, वहां पर इसका जो है वो उपकेंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा नए विज्ञान केंद्र हैं, डिजिटल तारामंडल है और नवाचार केंद्र है, वो प्रगतिरत हैं। कहां कहां पर? कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर। कोई खास नहीं है वैसे तो, कि जो नए विज्ञान केंद्र, डिजिटल तारामंडल और नवाचार केंद्र वो कहां कहां पर प्रगतिरत हैं? तो कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर के अंदर, ठीक है।
याद करना चाहो तो कर सकते हो। पेटेंट सूचना केंद्र जयपुर में, आप सब जानते हो पेटेंट सूचना केंद्र किसके लिए काम करता है, तो बौद्धिक संपदा जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पेटेंट सूचना केंद्र जो है वो बनाया गया है, जिसमें पेटेंट और भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है इसको लिया गया। और एक बौद्धिक संपदा अधिकार कौन सा है, पेटेंट। ये दो बौद्धिक संपदा अधिकार इसमें लिए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कार्य। कार्य हिंदी में लिखा जा सकता है कार्य का क्या उद्देश्य है या पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना कार्य का है नॉलेज ऑगमेंटेड थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स, इसको बोलते हैं कार्य। हिंदी में कार्य, इंग्लिश में कार्य लिखोगे तब इसका अर्थ समझ आएगा। नॉलेज ऑगमेंटेड थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स क्या कार्यक्रम है, तो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं उनके अंदर विज्ञान संकाय के अंदर जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए ये कार्यक्रम है। देश के जो प्रतिष्ठित शोध और अनुसंधान संस्थान है वहां पर उनको इंटर्नशिप और अनुसंधान जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। जो देश के जो प्रतिष्ठित शोध यानी रिसर्च के जो संस्थान है वहां पर उनको इंटर्नशिप करने के लिए या फिर उनको रिसर्च ट्रेनिंग करने के लिए उनको फेलोशिप दी जाती है। किस कार्यक्रम के तहत, कार्य के तहत, जिसका पूरा नाम क्या है, नॉलेज ऑगमेंटेड थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक लास्ट बचता है राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार। राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार जो है वो कब दिए जाते हैं, तो 28 फरवरी जिस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है सीवी रमन की याद में 28 फरवरी 2025 को जो है राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन देता है, राज्य नवाचार परिषद जो है वो देता है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में, एक जमीनी स्तर पर और एक उच्च शिक्षण संस्थान के स्तर पर। क्या नगद राशि दी जाती है, तो फर्स्ट विनर को दिया जाता है 1 लाख रुपए, सेकंड को दिया जाता है 51,000, थर्ड को दिया जाता है 21,000। ठीक है, ये वही सेम है, ये क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी ऐसी राशि होती है लगभग। ठीक है ना, फर्स्ट को दिया जाता है 1 लाख रुपए, सेकंड को 51,000, थर्ड को दिया जाता है 21,000। तो ये है राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार और ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो। ठीक है, उसके बाद अपने इसका रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लस आपके जो आंकड़े हैं पुराने वाले उसकी एक क्लास अरेंज हो जाएगी एसआई के लिए अलग से। ठीक है, बाकी एसआई वालों को यही पढ़ना है, ध्यान रखना। इसके अलावा उसी रिवीजन क्लास में एमसीक्यूज भी करेंगे सर्वे के। ठीक है, तो सर्वे की चिंता आप मत करो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में।